हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। आज हम क्विक रिवीजन सीरीज़ में लेक्चर नंबर 6 का आगाज़ कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम इनहेरिटेंस को कवर करेंगे। इसके वन शॉट लेक्चर का ये फर्स्ट पार्ट है, तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इनहेरिटेंस की डेफिनेशन और इसका बेसिक इंट्रोडक्शन उसको हम डिस्कस करेंगे। इनहेरिटेंस क्या है? सबसे पहले आप बायो की इस ब्रांच से जो है वो वाकिफ़ होंगे कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ जीन, द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। जीन की स्टडी और हमारे पास जो क्रोमोसोम या डीएनए है, जो इनहेरिटेंस का बेसिक यूनिट है। अब देखें, इनहेरिटेंस का बेसिक यूनिट है जीन, तो जीन की जो स्टडी है उसे जेनेटिक्स कहा जाता है। तो जेनेटिक्स के अंदर जीन की स्टडी की जाती है, इनहेरिटेंस की स्टडी की जाती है, हेरिडिटी क्या है, वेरिएशन किस तरह से आती है, इन सभी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। क्रोमोसोम और डीएनए को हम जो है वो डिटेल में जेनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज द ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। मतलब जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडी को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस के अंदर हम डिफरेंट इनहेरिटेंस के पैटर्न्स को देख रहे होते हैं कि कौन सा कैरेक्टर जो है वो किस तरह से पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होता है और ये सारी चीज़ें किस तरह से वर्क करती हैं, ये हम इनहेरिटेंस के अंदर पढ़ते हैं। इनहेरिटेंस जो है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी ग्रेगर जोहन मेंडल ने। मेंडल एक साइंटिस्ट था, एक मॉन्क था, जो सबसे पहले उसने इनहेरिटेंस का जो है वो आगाज़ किया। इसने इंट्रोड्यूस किया द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन। जीन का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे यहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ। एक्चुअली जीन का जो है वो कॉन्सेप्ट यहाँ से इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ से फैक्टर जो है, एक तरह का फैक्टर नाम दिया गया था उस फैक्टर को, मतलब उस चीज़ को जो इनहेरिटेंस काज कर रही है, उस चीज़ को मेंडल ने जो है वो फैक्टर का नाम दिया था और बाद में चल के उस चीज़ को हमने जीन कहा है। तो जीन एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया था मेंडल ने, और ये बेसिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी मेंडल ने इंट्रोड्यूस किए। अब मेंडल ने ऐसा क्या किया? मेंडल ने सबसे पहले गार्डन पी पर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए। गार्डन पी प्लांट पाइसम सैटिवम कहलाता है साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर। तो इस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा स्टडी की और जेनेटिक्स को जो है वो खोज निकाला। इनहेरिटेंस के डिफरेंट पैटर्न्स यहाँ से हमें जो है वो मिले, और यहाँ पर मेंडल की जो परफेक्ट चॉइस थी इस प्लांट की, उसने भी और साथ में लक ने भी जो है वो मेंडल का साथ दिया, जिसकी वजह से मेंडल जो है वो अपने जो लाज हैं, इनहेरिटेंस के लाज, वो लाज देने में कामयाब हो गया। तो उससे पहले भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने ये काम किया था, लेकिन वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन मेंडल ने जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स के जो है वो लॉजिकल रिजल्ट्स निकाले और उन रिजल्ट्स की बेस पे हमें इनहेरिटेंस के लॉज जो है वो पेश किए, और ये लॉज आज हम स्टडी करते हैं। अब मेंडल ने जो स्टडी की थी वो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर स्टडी की थी। कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हम ऐसे कैरेक्टर्स को कहते हैं जो मतलब प्लांट्स की या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की वैरायटीज़ आती हैं हमारे पास। जैसे एक ही स्पीशी के अंदर कुछ प्लांट्स के जो है वो फ्लावर्स हमारे पास रेड हैं और कुछ प्लांट के जो फ्लावर्स हैं वो येलो हैं, तो ये हमारे पास वैरायटी आ जाती है एक ही स्पीशी के अंदर। तो ये कैरेक्टर हम कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कहेंगे, क्योंकि 2 डिफरेंट कलर्स हमारे पास आ रहे हैं। तो ऐसे 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मेंडल ने पी प्लांट के अंदर देखे और उन पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसकी वजह से हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट्स जो है वो हमें मिले, और उनको मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की स्टडी मेंडल ने की। अब हम लॉ ऑफ डोमिनेंस को पढ़ते हैं। अब देखें, यहाँ पर मैं सारी चीज़ें जो है वो आपको बेसिक से नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि यहाँ पे हम शॉर्ट में चल रहे हैं। तो आपको जो है वो एक बार बुक की रीडिंग लाजमी से करनी है, और आप जो है अगर आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ, आपने अगर एंट्री की प्रिपरेशन नहीं की है, तो फिर जो है वो आप ये लेक्चर जो है वो हो सकता है सही से ना समझें, बिकॉज़ ये शॉर्ट में है और हम जल्दी से ये इसको कवर कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्योर ब्रीड क्या होता है। प्योर ब्रीड ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक कैरेक्टर के लिए जो फैक्टर्स हैं वो दोनों फैक्टर सेम हैं। अब आप इस बात को इस तरह से समझें कि एक ऑर्गेनिज्म के पास एक कैरेक्टर के लिए 2 फैक्टर्स होते हैं।
एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर एक कैरेक्टर के लिए दो फैक्टर्स होते हैं और वो दो फैक्टर जो है वो उस कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो टाल है तो उसके अंदर ये दो फैक्टर जो है वो दोनों इस तरह से टॉल वाले हो सकते हैं, या फिर ये फैक्टर जो है वो एक टॉल वाला एक शॉर्ट वाला हो सकता है। तो ये दो फैक्टर्स हर ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। अब ये फैक्टर कहाँ से आते हैं? इन फैक्टर को हम अलील भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अलील जो है वो एक मॉडर्न टर्म है। अब ये फैक्टर एक इंडिविजुअल के अंदर दो फैक्टर्स होते हैं और दो फैक्टर के अंदर एक जो फैक्टर होता है वो उसको अपने फादर से मिलता है और वो दूसरा फैक्टर उसको अपने मदर से मिलता है, यानी कि मैटरनल है। तो अब ये दो फैक्टर अगर दोनों फैक्टर सेम हैं तो ये हमारे पास प्योर कहलाएगा, क्योंकि ये प्योर टाल है, क्योंकि इसके अंदर दोनों जो फैक्टर्स हैं वो सेम है। अगर यहाँ पर ऐसा होता कि एक टाल वाला और एक शॉर्ट वाला फैक्टर होता तो इस चीज़ को हम प्योर नहीं कह सकते थे, क्योंकि इसके अंदर एक टाल और एक शॉर्ट वाला भी अलील मौजूद है, तो ये इम्प्योर कंडीशन होगी। तो अब प्योर ब्रीड वो ब्रीड है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म के पास जो अलील हैं वो दोनों सेम हैं या एक ही टाइप के हैं। तो प्योर ब्रीड विथ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस्ड। जब प्योर ब्रीड को कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के साथ जो है वो यहाँ पर ब्रीड किया जाता है, मतलब इंटर ब्रीड किया जाता है, तो वहाँ पर हमारे पास हाइब्रिड्स बनते हैं। सपोज़ यहाँ पर एक हमारे पास प्लांट है जो टाल है, तो उसके अंदर दो टाल वाले कैरेक्टर्स होंगे, ये क्योंकि प्योर ब्रीड है तो दोनों टाल वाले कैरेक्टर्स होंगे। दूसरा हमारे पास प्लांट है जो यहाँ पर शॉर्ट है, तो उसके अंदर दोनों जो कैरेक्टर्स होंगे वो शॉर्ट वाले होंगे। तो यहाँ पर ये दो प्लांट्स हैं, जब इनको हम क्रॉस करवाएंगे, इनकी ब्रीडिंग करवाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उसके अंदर एक टॉल वाली और एक शॉर्ट वाली अलील या फिर फैक्टर मौजूद होगा। तो ये हमारे पास हाइब्रिड कहलाएगा, ये इम्प्योर कंडीशन कहलाएगी। अब इस हाइब्रिड का जो फिनोटाइप होगा वो क्या होगा, मतलब कि ये हाइब्रिड जो है वो दिखने में क्या होगा, या टाल होगा या शॉर्ट होगा, क्योंकि इसके अंदर दोनों फैक्टर मौजूद हैं। तो ये डिसाइड जो है वो करना मुश्किल है, तो इसलिए यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो आता है। अब इस हाइब्रिड कंडीशन के अंदर F1 की जो हाइब्रिड कंडीशन है उसमें ऑफस्प्रिंग जो हमें मिलते हैं वो एक्चुअली हाइब्रिड्स हैं, ठीक है। तो ये एक ऑफस्प्रिंग हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि F1 के जो इंडिविजुअल्स हैं जो हाइब्रिड हैं उसके अंदर एक कैरेक्टर जो है वो कम्प्लीटली एक्सप्रेस हो जाता है, उसे हम डोमिनेंट कहते हैं, जबकि दूसरा कैरेक्टर वो मास्क हो जाता है या छुप जाता है, जिसे हम रिसेसिव कहते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर इम्प्योर के अंदर ये वाला जो शॉर्ट वाला है ये रिसेसिव है और ये डोमिनेंट है, तो यहाँ पर ये वाला जो है वो ये एक्सप्रेस हो जाएगा कम्प्लीटली, और यहाँ पर जो प्लांट ये हमें दिखेगा वो टॉल होगा, क्योंकि यहाँ पर टॉल वाली जो अलील है वो डोमिनेंट है। तो ये डोमिनेंट और रिसेसिव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है कि जब भी यहाँ पर इम्प्योर या हाइब्रिड कंडीशन आती है तो उस हाइब्रिड के अंदर जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही एक्सप्रेस हो जाता है और बाकी जो रिसेसिव है वो मास्क हो जाता है, वो छुप जाता है। तो मेंडल ने जो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर काम किया तो उसने देखा कि हर बार जो है वो एक कैरेक्टर डोमिनेंट था तो वो एक्सप्रेस हो जाता था हाइब्रिड कंडीशन के अंदर, और दूसरा जो है वो रिसेसिव था तो वो मास्क हो जाता था। अब इस हाइब्रिड को जो है वो हम हेट्रोजाइगस कंडीशन भी कह सकते हैं, इस कंडीशन को हम हेट्रोजाइगस भी कह सकते हैं और इस कंडीशन को हम होमोजाइगस भी कह सकते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से, ठीक है। तो मॉडर्न वर्डिंग के अंदर इसको इस तरह से कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब देखें ये जो मैंने क्रॉस किया है इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके पास सबसे पहले क्या है, प्योर ब्रीड है, ये आपके पास राउंड सीडेड है, और ये प्योर ब्रीड इसको हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों जो है वो सेम अलील हैं, और यहाँ पर ये दोनों सेम अलील हैं तो ये भी प्योर ब्रीड है, लेकिन ये रिंकल्ड सीडेड है, ठीक है। इसके जो सीड हैं वो रिंकल्ड हैं। तो अब जब हमने इसको क्रॉस करवाया तो यहाँ से जो है एक हमारे पास गैमीट आया और यहाँ से भी एक गैमीट आया, तो ये फर्टिलाइजेशन हुई और यहाँ पर ऑफस्प्रिंग जो बन गया वो एक हाइब्रिड बन गया, और इस हाइब्रिड का जो फिनोटाइप है वो क्या है, ये राउंड है, ठीक है। तो ये भी राउंड सीडेड है, तो हमारे पास 100% राउंड सीडेड मिल गए हमें F1 जनरेशन के अंदर। तो ये एक हाइब्रिड है, और इस हाइब्रिड का फिनोटाइप राउंड क्यों हुआ, क्योंकि ये राउंड वाला जो कैरेक्टर था ये डोमिनेंट था और यहाँ पर ये रिसेसिव था, इसलिए ये मास्क हो गया, और ये डोमिनेंट था तो ये एक्सप्रेस हो गया। तो ये इस तरह से लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो काम करता है। उसके बाद है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। इस लॉ को जो है वो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं, और इस लॉ की स्टेटमेंट ये है कि जो फैक्टर्स होते हैं एक
ट्रेट के लिए वो सेग्रीगेट हो जाते हैं या सेपरेट हो जाते हैं क्लीनली ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। मतलब कि जब गैमीट्स बनते हैं, एक इंडिविजुअल के पास जब गैमीट्स बनते हैं तो उस गैमीट्स के अंदर हमें पता है क्रोमोसोम का जो नंबर है वो हाफ हो जाता है। और मेंडल ने हमें ये बताया कि यहाँ पर जो है वो ये होता है कि गैमीट्स के अंदर ये दो फैक्टर ये सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, और एक फैक्टर जो है वो एक गैमीट के अंदर जाता है और दूसरा फैक्टर दूसरे गैमीट के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से होता है। अगर हमारे पास एक हाइब्रिड कंडीशन है तो उस हाइब्रिड के अंदर ये होगा कि एक गैमीट के अंदर हमारे पास ये वाली अलील जाएगी और दूसरे गैमीट के अंदर ये वाली अलील जाएगी, और इस अलील का इस अलील के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये दोनों सेपरेट गैमीट्स के अंदर मौजूद हैं। तो ये दोनों अलग अलग गैमीट्स के अंदर जाएंगे और सेग्रीगेट हो जाएंगे क्लीनली। इसका मतलब है गैमीट जो होगा वो गैमीट बिल्कुल ही प्योर होगा, उसके अंदर बिल्कुल कोई जो है वो दूसरी अलील का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, बल्कि एक ही अलील इसके अंदर मौजूद है। जबकि अगर हमारे पास दूसरा गैमीट है तो इसके अंदर भी एक ही अलील मौजूद है। ये शॉर्ट वाली जो अलील है ये इसके अंदर मौजूद है, तो इसके अंदर टाल वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा। और यहाँ पर दूसरी भी हमारे पास ये गैमीट जो है वो फर्टिलाइजेशन होगी तो यहाँ पर हमारे पास ये शॉर्ट वाला जो है वो प्रोड्यूस होगा इससे। तो इसका मतलब ये है कि गैमीट्स बिल्कुल ही प्योर हैं और गैमीट के अंदर कोई भी दूसरे अलील का कोई इफ़ेक्ट नहीं है। और यहाँ पर गैमीट्स जो है वो जब बनते हैं तो वहाँ पर फैक्टर जो है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। एक इंडिविजुअल के अंदर जो दो फैक्टर हैं वो बिल्कुल ही सेपरेट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और अलग अलग गैमीट्स के अंदर चले जाते हैं कि एक गैमीट के अंदर सिर्फ एक ही फैक्टर आ पाता है। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। तो यहाँ पर फिर से वही बात बताई गई है कि हर इंडिविजुअल के पास दो फैक्टर होते हैं या दो अलील होते हैं। एक पैटर्नल है, फादर से आता है, दूसरा मैटरनल है, मदर से आता है। और ये दोनों सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। देखें यहाँ पर जो है वो एक इस इंडिविजुअल के पास दोनों सेम हैं तो ये सिमिलर है, इसका मतलब है इसके मदर से भी वही आया होगा, फादर से भी एक ही वही आया होगा, ठीक है। और ये भी प्योर ब्रीड है तो यहाँ पे भी मदर और फादर से दोनों सेम टाइप का जो है वो अलील या फिर फैक्टर आया होगा। तो इस तरह से ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। जब F1 इंडिविजुअल्स को हम देखते हैं तो वो हेट्रोजाइगस हैं, और ये इन हेट्रोजाइगस या हाइब्रिड को हम जब सेल्फ पॉलिनेट करते हैं, उसका मतलब है इन हेट्रोजाइगस को हम आपस में क्रॉस करवाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो F2 जनरेशन हमें मिलती है। अब इस F2 जनरेशन के अंदर क्या होगा इसको हम इसके अंदर यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। ये हमारे पास डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, एक प्योर ब्रीड जो है वो राउंड सीडेड लिया और दूसरा प्योर ब्रीड रिंकल सीडेड लिया। तो ये दोनों, इनको हम होमोजाइगस भी कह सकते हैं। इनके जब गैमीट्स बने तो यहाँ पर ये दो फैक्टर सेग्रीगेट हो गए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के थ्रू, और यहाँ पर दो गैमीट्स बने, ठीक है। और यहाँ पर भी इस इंडिविजुअल के भी दो गैमीट्स बने, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनकी फर्टिलाइजेशन हुई और ये दो गैमीट्स जब आपस में क्रॉस करेंगे तो यहाँ से आपके पास राउंड सीडेड हमें 100% मिले। और राउंड इसलिए मिले क्योंकि राउंड जो है वो ये कलर ये जो शेप है राउंड ये डोमिनेंट है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो है यहाँ पर डोमिनेंट यहाँ पर राउंड होगा, ठीक है। अब ये इनको हम आपस में क्रॉस करवाने वाले हैं तो यहाँ पर ये हाइब्रिड राउंड और ये भी हाइब्रिड राउंड, इनको हमने सेल्फ पॉलिनेट करवाया है। इसका मतलब ये है कि इनको हम आपस में क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो गैमीट्स बनेंगे वो ये एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, और यहाँ पर भी एक कैपिटल और स्मॉल आर वाला दो गैमीट्स बनेंगे। तो अब इनको जब हम आपस में क्रॉस करवाएंगे तो कितने टाइप्स के ऑफस्प्रिंग आपके पास बनेंगे वो आप देख लें कि यहाँ से ये आर आएगा और यहाँ से ये आर आएगा, तो आपके पास फर्स्ट इंडिविजुअल जो है वो राउंड प्रोड्यूस होगा। उसके बाद जब यहाँ से ये वाला आर और यहाँ से ये स्मॉल आर आएगा तो आपके पास जो है ये हाइब्रिड राउंड बनेगा। और जब यहाँ से स्मॉल और यहाँ से कैपिटल आएगा तो फिर से हमारे पास हाइब्रिड बनेगा। अब यहाँ से स्मॉल और यहाँ से भी स्मॉल आएगा तो आपके पास ये वाला रिंकल सीडेड प्योर रिंकल जो है वो ये बन जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर हमने जो F2 है इसमें क्या हमने किया है, हमने हाइब्रिड राउंड को हाइब्रिड राउंड से क्रॉस किया तो हमें रिंकल्ड भी मिल गए और राउंड भी मिला और साथ में हाइब्रिड राउंड भी मिला, ठीक है। तो ये दो पेरेंटल हैं, सेम टाइप के हैं। ये दो जो हैं ये पेरेंट्स की तरह हैं और ये दो जो हैं ये डिफरेंट हैं क्योंकि यहाँ पर हमने प्योर बिल्कुल लिए ही नहीं थे, हमने हाइब्रिड लिए थे और हमें प्योर भी मिल गए। तो अब इससे हमने ये देखा कि
जो F2 जनरेशन है, F2 जनरेशन के अंदर हमारे पास डोमिनेंट एंड रिसेसिव जो है ये दोनों हमें मिल गए। डोमिनेंट क्या था, राउंड था, और रिसेसिव क्या था, रिंकल्ड था। ठीक है, तो ये दोनों हमें ऑफस्प्रिंग मिले, और साथ में इनका जो रेशियो था वो 3:1 है। ये तीनों जो है ये राउंड हैं और ये एक रिंकल्ड है। ठीक है, फिनोटाइप के हिसाब से ये तीनों राउंड हैं और ये रिंकल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर 3:1 बन गया इनका। जीनोटाइप के हिसाब से जो है ये आपके पास प्योर राउंड, और ये आपके पास दो जो है ये कौन से हैं, ये हाइब्रिड राउंड हैं, और ये आपके पास एक प्योर रिंकल्ड है। ठीक है, तो 3 है, 2:1, 1:2:1 है। ठीक है, एक इसका रेशो है, 2 इसका है और एक इसका रेशो है। ठीक है, तो यहाँ पर 1:2:1 इनका बन रहा है जीनोटाइप के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर देखनी होती हैं, और उनका रेशियोज़ वगैरह जो है ये आपने सारी चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है टेस्ट क्रॉस का। टेस्ट क्रॉस का क्या है, ये एक ऐसा क्रॉस है जिसमें हम टेस्ट कर रहे हैं कोई चीज़, मतलब कि चेक करना चाह रहे हैं। तो ये एक ऐसा क्रॉस है जिसमें हम एक हेट्रोजाइगस ले रहे हैं। ठीक है, अब ये इस हेट्रोजाइगस को हम चेक कर रहे हैं कि ये जो है हमारे पास मतलब ये हमें पता नहीं है कि हेट्रोजाइगस है, हम इसको चेक करना चाह रहे हैं क्या ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको इसके होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करवा रहे हैं। यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस मैंने वर्ड ऐसे लिख दिया है। यहाँ पर हम कोई भी एक इंडिविजुअल ले रहे हैं और उसके बाद उसको होमोजाइगस रिसेसिव के साथ उसको क्रॉस करवा रहे हैं। तो हमें देखना है इसका जीनोटाइप। ठीक है, अब इसका जीनोटाइप क्या है, इसका जीनोटाइप होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, ये हम चेक करना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको क्रॉस करवा दिया होमोजाइगस रिसेसिव से। तो अब देखें क्या कंडीशन अराइज हो रही है। तो इसको आप यहाँ पे देखें। सबसे पहले हमारे पास जो है ये हमने एक, अगर ये होमोजाइगस है, ठीक है, ये जो इंडिविजुअल जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं, अगर ये होमोजाइगस होगा तो इसका अगर हम होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाएंगे तो सारे ऑफस्प्रिंग हमें जो है वो टाल मिलेंगे। और कौन से टाल, ये हमें हाइब्रिड टाल सारे मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ये हेट्रोजाइगस होगा, जो इंडिविजुअल हम चेक करना चाह रहे हैं वो अगर हेट्रोजाइगस होगा, तो फिर देखें क्या होगा। ये देखें हेट्रोजाइगस है तो इसको हमने क्रॉस कर दिया होमोजाइगस रिसेसिव से, तो हमारे पास जो है वो हमें टाल भी मिलेंगे और साथ में 50% जो है वो शॉर्ट भी मिलेंगे, क्योंकि इसके पास शॉर्ट वाली अलील है, इसके पास भी शॉर्ट वाली अलील है। तो 50% टाल और 50% शॉर्ट मिलेंगे। ठीक है, तो ये एक टेस्ट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो इंडिविजुअल चेक करना चाह रहे हैं उसको हम डायरेक्टली क्रॉस करवा रहे हैं होमोजाइगस रिसेसिव से। अगर हमारे पास सारे जो है वो इंडिविजुअल्स डोमिनेंट वाले आते हैं तो इसका मतलब है वो होमोजाइगस है। अगर हमारे पास 50% डोमिनेंट और 50% रिसेसिव वाले इंडिविजुअल्स आते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि वो हेट्रोजाइगस है। ठीक है, तो इस तरह से हम जीनोटाइप को चेक कर सकते हैं टेस्ट क्रॉस के थ्रू। उसके बाद है डाई हाइब्रिड क्रॉस, और इसमें हम इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेड्स को देख रहे हैं। ठीक है, अब देखें जब हम एक ट्रेड को देखते हैं तो एक ट्रेड या एक कैरेक्टर के लिए हमारे पास 2 अलील होते हैं, और अगर हम 2 ट्रेड्स को देख रहे हैं या 2 कैरेक्टर्स को देख रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास एक इंडिविजुअल के अंदर 4 अलील होने चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास इस तरह से कंडीशन होगी। ये एक इंडिविजुअल है, अब इसके अंदर क्या है, ये जो है ये एक कैरेक्टर के लिए हैं और ये दूसरे कैरेक्टर के लिए हैं। तो ये 2 अलील, फर्स्ट वाले जो 2 अलील हैं ये आपके पास टॉल है या फिर शॉर्ट है, इसको कंट्रोल कर रहे होंगे, और ये जो है राउंड या रिंकल सीड को कंट्रोल कर रहे होंगे। तो 2 कैरेक्टर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखें मेंडल ने क्या किया, जो है वो उन्होंने क्रॉस करवाया, पी प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाया है, और उन्होंने देखा 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले पी प्लांट को जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो उन्होंने देखा कि उनका इनहेरिटेंस पैटर्न किस तरह से है, और इससे ही उन्होंने एक लॉ दिया, और उस लॉ को हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है इसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक प्लांट लिया जो कि था टाल एंड राउंड। ठीक है, वो हाइट में टाल था और उनके जो सीड थे वो राउंड थे, जबकि दूसरा उन्होंने प्लांट लिया वो था ड्रॉप एंड रिंकल्ड, मतलब वो हाइट में जो है वो ड्रॉप था और उसके जो सीड थे वो रिंकल्ड थे। तो ये दो कैरेक्टर्स, मतलब 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वाला प्लांट मेंडल ने लिया। अब इनको जब क्रॉस करवाया तो अब देखें क्या कंडीशन यहाँ पे आएगी। सबसे पहले F1 कंडीशन है, तो F1 के अंदर क्या होता है कि जब हम प्योर ब्रीड को लेते हैं तो प्योर ब्रीड आपस में जब क्रॉस करवाते हैं तो हमारे पास सारे हमें डोमिनेंट ही मिलते हैं, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है।
तो यहाँ पर टाल एंड ड्वार्फ के अंदर हमें क्या मिलेगा, टाल मिलेगा, क्योंकि टाल क्या है, डोमिनेंट है। राउंड एंड रिंकल के अंदर भी हमें क्या मिलेगा, राउंड मिलेगा, बिकॉज राउंड इज डोमिनेंट। ठीक है, तो डोमिनेंट हमें जितने भी प्लांट्स मिलेंगे F1 जनरेशन के अंदर वो सारे टाल एंड राउंड होंगे, बिकॉज टाल और राउंड जो है ये दोनों डोमिनेंट हैं। तो ये हमारे पास F1 के अंदर आएगा। जबकि F2 के अंदर हमारे पास क्या आएगा, F2 तब आता है जब हम इस टाल एंड राउंड प्लांट को दोबारा क्रॉस करवाएंगे, सेम अपने मतलब सेम टाइप से टाल एंड राउंड से ही क्रॉस करवाएंगे, तो हमारे पास F2 जनरेशन आएगी। और उसके अंदर हमें क्या कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, यहाँ पर हमारे पास पेरेंटल कॉम्बिनेशंस भी हैं और अदर देन पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी हमारे पास यहाँ पर मिलेंगे। अब पेरेंटल कॉम्बिनेशन और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आप फर्स्ट क्रॉस को देखें। क्रॉस 1 है जिसमें टॉल एंड राउंड प्लांट है, जिसको हम डॉफ और रिंकल से हम क्रॉस करवा रहे हैं। तो ये दोनों क्योंकि होमोजाइगस हैं, तो होम प्योर ब्रीड या होमोजाइगस हैं, तो इसके जो गेमीट्स बनेंगे वो कुछ इस तरह से होंगे कि यहाँ से भी आप जो स्मॉल टी है इससे आप एक टी ले लेंगे, और यहाँ से जो स्मॉल आर है वहाँ से एक आर आएगा। ठीक है, तो ये गेमीट के अंदर दो कैरेक्टर के लिए दो फैक्टर होंगे, स्मॉल टी एंड स्मॉल आर। ठीक है, और मतलब ये किसके लिए हैं, ये राउंड रिंकल्ड एंड शॉर्ट, ड्वार्फ एंड रिंकल्ड के लिए हैं। ठीक है, तो ये ड्वार्फ एंड रिंकल्ड वाला जो प्लांट है इसके ये वाले फैक्टर हैं और ये गैमीट हैं। तो यहाँ से जो दूसरा गैमीट आएगा वो इस प्लांट से आएगा और ये गैमीट यहाँ पर है। इनके जब हम क्रॉस करवाएंगे तो F1 जनरेशन के अंदर हमें ये वाले प्लांट्स मिलेंगे। अब इस प्लांट के अंदर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर कैपिटल टी भी मौजूद है और कैपिटल आर भी मौजूद है। ठीक है, कैपिटल टी एंड कैपिटल आर ये दोनों मौजूद हैं। तो यहाँ पर कैपिटल टी क्योंकि डोमिनेंट है तो यहाँ पर टाल प्रोड्यूस होगा, और राउंड सीड यहाँ पर कैपिटल आर डोमिनेंट है तो राउंड सीड प्रोड्यूस होंगे। तो यहाँ पर हमें जितने भी प्लांट्स मिलेंगे वो सारे प्लांट्स राउंड होंगे और टाल एंड राउंड होंगे। ठीक है, तो F1 जनरेशन के अंदर हमें टाल एंड राउंड प्लांट मिले, और टाल एंड राउंड क्या हैं, ये डोमिनेंट हैं, इसीलिए यहाँ पर ये अराइज हुए हैं। ठीक है, अब इनको हम जब सेल्फ पॉलिनेट करवा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, इनको जब हम सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप के गैमीट बनेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप के किस तरह से, यहाँ पर देखें कैपिटल टी और कैपिटल आर वाले हैं, और दूसरे यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल आर हैं, और यहाँ पर स्मॉल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, ये चार टाइप के यहाँ पर गैमीट्स बन रहे हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर एक लॉ जो है वो अप्लाई होता है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये लॉ कहता है कि फैक्टर्स जो है वो अपनी इनहेरिटेंस में इंडिपेंडेंट हैं, फैक्टर जो है वो अब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, तो अगर हमारे पास यहाँ पर देखें ये एक कैरेक्टर के हैं फैक्टर्स और यहाँ पर ये दूसरे कैरेक्टर के फैक्टर्स हैं, अगर यहाँ पर हम इन दोनों को देखें तो ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे, इनके फैक्टर्स एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर जो पेरेंट के अंदर मौजूद था वो कैपिटल आर और यहाँ पर ये ही मौजूद था, क्योंकि पेरेंट जो है वो टाल एंड राउंड है, यहाँ पर क्या है, पेरेंट जो है ये टाल एंड राउंड है। तो ऐसा नहीं होगा कि जितने भी ऑफस्प्रिंग हैं उनके अंदर टाल एंड राउंड ही कॉम्बिनेशन होगा, ऐसा नहीं है। वहाँ पर टाल एंड रिंकल्ड भी हो सकते हैं, और जो ड्रॉफ है ड्रॉफ एंड राउंड भी हो सकते हैं, जो कि नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, पेरेंट के अंदर ये कॉम्बिनेशन मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अलील जो है वो इंडिपेंडेंट हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। ये वाली अलील जो है ये इसके साथ भी जा सकती है, ये वाली अलील इसके साथ भी जा सकती है। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर जो शॉर्ट है ये स्मॉल टी वाली अलील इस कैपिटल वाले के साथ भी जा सकती है, और ये स्मॉल टी वाली अलील इस स्मॉल वाले के साथ भी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह से जो गैमीट्स के अंदर वो डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, एक दूसरे पर ये डिपेंड नहीं करते, इसीलिए ये कॉम्बिनेशंस आते हैं। और इनको जब हम क्रॉस करवाएंगे तो आपकी बुक के अंदर यहाँ पर जो है वो कंप्लीट टेबल बना हुआ है, जिसके अंदर जो है वो 64 टाइप के प्लांट्स बन रहे हैं, और जीनोटाइप के हिसाब से आपके पास इतने ज़्यादा जो है वो प्लांट्स बनते हैं, इतने टाइप्स के प्लांट हैं। लेकिन आपके पास फिनोटाइप के हिसाब से जो रेशो आता है वो 9:3:1 होता है। तो 9:3:1 के अंदर यहाँ पर जो 9 है ये डोमिनेंट का रेशो है, तो यहाँ पर इतने प्लांट्स जो है वो टाल एंड राउंड होंगे, जबकि 1 रेशो ये उसका है यहाँ पर रिसेसिव का है, जिसके अंदर ड्रॉफ एंड रिंकल्ड आएंगे, और यहाँ पर ये रेशो जो है ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन का है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के जो है वो प्लांट्स आएंगे। अब इन डिफरेंट टाइप्स के अंदर जो है वो टाल एंड रिंकल्ड भी आ सकते हैं, जो कि पेरेंट के अंदर ये कॉम्बिनेशन नहीं था, पेरेंट के अंदर टाल के साथ हमेशा राउंड ही मौजूद था।
लेकिन यहाँ पर टाल के साथ जो है वो रिंकल प्लांट भी मिले हमें। तो यहाँ पर ये जो रेशो है ये टाल एंड रिंकल का है, जबकि दूसरा यहाँ पर रेशो ये ड्वार्फ एंड राउंड का है। ड्वार्फ के साथ राउंड ये प्लांट हमारे पास पेरेंट के अंदर नहीं थे, तो ये नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से। अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। द फैक्टर्स ऑफ टू ट्रेड्स आर इंडिपेंडेंट ऑन इन देयर इनहेरिटेंस एंड सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली इन देयर ऑन द अदर, मतलब कि एक दूसरे पर वो डिपेंड नहीं करते और वो सेग्रीगेट होते हैं इंडिपेंडेंटली। और एक फैक्टर के जो अलील हैं, एक ट्रेड के जो फैक्टर्स हैं या अलील हैं वो दूसरे ट्रेड के फैक्टर पे डिपेंड नहीं करते। यहाँ पर टाल जो है ये एक फैक्टर है और राउंड ये दूसरा फैक्टर है, तो ऐसा नहीं है कि टाल एंड राउंड ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। टाल और रिंकल ये भी कॉम्बिनेशन बन सकता है और यहाँ पर राउंड और ड्वार्फ का भी यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो है वो बन सकता है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अब ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन जिसका रेशियो है 9 और यहाँ पर जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन है इसका रेशियो 3 है, इसका भी 3 है, और जो रिसेसिव है ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है और इसका रेशियो 1 है। ठीक है, तो ये रेशियोज़ आपने याद रखने हैं। और ये किस किस के रेशियो हैं? टाल एंड राउंड, टाल एंड रिंकल्ड, टाल एंड ड्वार्फ एंड राउंड। यहाँ पर ये ड्वार्फ आएगा। ठीक है, तो बुक के अंदर ये मिस्टेक है, यहाँ पर भी ड्वार्फ आएगा। ड्वार्फ एंड राउंड एंड ड्वार्फ एंड रिंकल्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। उसके बाद है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो ये नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये रेशो आपने यहाँ पर याद रखना है और यहाँ से आपके पास नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस स्टार्ट होती है। नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस हम उस इनहेरिटेंस को कहते हैं, उस पैटर्न को कहते हैं जो मेंडल के लॉज को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, जो मेंडल के लॉज यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है और यहाँ पर लॉ ऑफ डोमिनेंस है। तो ऐसे जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसको ये फॉलो नहीं कर रहे, तो इसीलिए हम इसको नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस कहते हैं। अब इस इनहेरिटेंस के पैटर्न के अंदर जो है क्या होता है कि नन ऑफ द अलील इज़ कम्प्लीटली डोमिनेंट। दो अलील में से कोई भी अलील या कोई भी फैक्टर, यहाँ पर देखें ये रेड वाला और ये वाइट वाला दो फैक्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर जब कोई मतलब कि हाइब्रिड होगा तो उस हाइब्रिड के अंदर कोई भी डोमिनेंट नहीं होगा और कोई भी रिसेसिव नहीं होगा। नन ऑफ द अलील इज़ कम्प्लीटली डोमिनेंट, कोई भी अलील कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं होगा और इनका जो फिनोटाइप है वो ब्लेंड हो जाएगा, उनके बीच में आ जाएगा, दोनों के बीच में। तो यहाँ पर रेड और वाइट जब मिल गए तो यहाँ पर बन गया पिंक। तो ये बीच का जो कलर है ये हमें शो हुआ है, तो इनका जो फिनोटाइप है वो ब्लेंड हो जाता है और हमारे पास एक न्यू फिनोटाइप बन जाता है। तो पिंक एक न्यू फिनोटाइप बन चुका है। तो F1 के अंदर हमें जितने भी ऑफस्प्रिंग मिले वो पिंक मिले। यहाँ पर हम जो है वो स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का यूज़ नहीं करते, बिकॉज़ यहाँ पर कोई भी डोमिनेंट नहीं है, तो यहाँ पर हम R1 R2 की तरह अलील्स को जो है वो जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर जब रेड और वाइट को ये कार्ल कोरियन साइंटिस्ट ने 4 o'clock प्लांट के अंदर रेड और वाइट फ्लावर्स वाले प्लांट को जब क्रॉस किया तो उनको सारे प्लांट्स जो है वो F1 के अंदर पिंक मिले। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये जो न्यू फिनोटाइप है ये अराइज हुआ है और यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। अब इसके अंदर जब हम इस पिंक को दोबारा दूसरे पिंक से जो है वो क्रॉस करवाते हैं तो हमें फिर से 4 टाइप के प्लांट्स मिलते हैं और इनका जो 3 टाइप के मिलते हैं। यहाँ पर 2 पिंक, 1 वाइट और 1 रेड। तो इनका जो रेशो होगा वो वही होगा मेंडल वाला रेशो, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक जो बीच वाले हैं वो आपके पास हाइब्रिड नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पर मतलब क्योंकि डोमिनेंस नहीं है तो ये हाइब्रिड वाले प्रोड्यूस नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पर जो है वो न्यू फिनोटाइप प्रोड्यूस होगा। उसके बाद है को डोमिनेंस, और को डोमिनेंस के अंदर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर बोथ अलील जो है, दोनों अलील वो कम्प्लीटली डोमिनेंट हो जाते हैं। दोनों अलील अपने आप को एक्सप्रेस करने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि एक डोमिनेंट हो जाए दूसरा रिसेसिव हो जाए, यहाँ पर दोनों डोमिनेंट हो जाते हैं और दोनों ही फिनोटाइप प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी न्यू फिनोटाइप नहीं होता, बल्कि दो वही फिनोटाइप होते हैं, लेकिन वो मिक्स्ड में प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो जिस तरह से आपके पास केटल को जो है वो ब्रीड किया गया, रेड एंड वाइट केटल को जब ब्रीड किया गया तो आपके पास जो कलर आया वो रॉन कलर है, और रॉन कलर को जब क्लोजली देखा गया तो उसके अंदर रेड और वाइट दोनों कलर के हेयर्स जो है वो मौजूद थे। तो इसका मतलब है कि दोनों फिनोटाइप प्रोड्यूस हुए हैं और कम्प्लीटली एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हैं और ये को डोमिनेंस को शो कर रहा है।
अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस का एक जो आपके पास टेबल है वो दिया हुआ है, तो इसको देख लें। इनकी डेफिनेशंस हैं कि यहाँ पर जो है वो जो न्यू फिनोटाइप है वो प्रोड्यूस होता है और यहाँ पर न्यू फिनोटाइप प्रोड्यूस नहीं होता कोडोमिनेंस के अंदर। तो सबसे पहले इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, जहाँ पर बोथ अलील जो है वो ब्लेंड नहीं होते बल्कि कम्प्लीटली एक्सप्रेस हो जाते हैं, और यहाँ पर दोनों अलील जो है वो ब्लेंड हो जाते हैं, बीच का जो फिनोटाइप का आपको मिलता है। और यहाँ पर ये क्वांटिटेटिवली इक्वली मतलब एक्सप्रेस होते हैं, दोनों बराबर एक्सप्रेस होते हैं। यहाँ पर दोनों बराबर एक्सप्रेस नहीं होते, इंडिपेंडेंटली तो होते हैं लेकिन बराबर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर रेड और वाइट हेयर्स आप ब्राउन कलर के अंदर देखेंगे तो कोई हेयर ज़्यादा होंगे और कोई हेयर कम होंगे, ठीक है। तो कलर इनके अंदर जो क्वांटिटेटिव है क्वांटिटी है वो वेरी करती है। और इनका एग्जांपल 4 o'clock प्लांट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, और हेयर कलर एंड एम एन ब्लड ग्रुप जो है ये को डोमिनेंस का एग्जांपल है। एम एन ब्लड ग्रुप जो है इसके अंदर क्या होता है कि एम वाला जो अलील है वो एम एंटीजन को प्रोड्यूस करती है और एन वाली अलील एन एंटीजन को प्रोड्यूस करती है। जब एम और एन दोनों साथ में आ जाते हैं तो ये को डोमिनेंट हो जाते हैं और दोनों एंटीजन प्रोड्यूस होते हैं, तो ये हमारे पास को डोमिनेंस का एग्जांपल है। उसके बाद हम आते हैं मल्टीपल अलील्स पर। मल्टीपल अलील का मतलब है एक कैरेक्टर के लिए एक से ज़्यादा अलील दो से ज़्यादा अलील अगर मौजूद हैं तो हमारे पास ये मल्टीपल अलील कहलाता है। तो मैनी ट्रेड्स हैव मोर देन 2 अल्टरनेटिव फार्म्स। अल्टरनेटिव फार्म का मतलब है अलील। अलील इज़ अ अल्टरनेटिव फार्म ऑफ अ जीन, ठीक है। जब एक जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाती है तो उसकी एक अल्टरनेटिव फार्म प्रोड्यूस होती है, उस फार्म को हम अलील कहते हैं, ठीक है। इसको अगर आपने डिटेल में समझना है तो आप जो है वो प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वो आप देख सकते हैं, बुक रीडिंग वाले, उनके अंदर डिटेल में मैंने समझाया है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बहुत सारे ट्रेड्स हैं जिनके कुछ ट्रेड्स के तो 100 अलील मौजूद हैं, क्योंकि बार बार म्यूटेशन आती जाती है और नए टाइप के जीन जो है नए फॉर्म जीन के बनते जाते हैं। एक डिप्लॉयड सेल के अंदर सिर्फ 2 जो है वो अलील मौजूद होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा अलील मौजूद हैं, लेकिन एक डिप्लॉयड सेल के अंदर एक ही टाइम पे सिर्फ 2 ही अलील मौजूद हो सकते हैं। मल्टीपल अलील ये म्यूटेशन के ज़रिए से प्रोड्यूस होते हैं और एक कैरेक्टर को ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सपोज़ हमारे पास अगर फ्लावर का कलर है, ठीक है, ये एक कैरेक्टर है। अब इस कैरेक्टर के लिए हमारे पास रेड कलर भी हो सकता है फ्लावर का, ये एक अलील होगी। दूसरा हमारे पास उसका वाइट कलर हो सकता है, उसका येलो कलर हो सकता है। तो जितने भी कलर उस फ्लावर के हो सकते हैं, अगर हो रहे हैं नेचर में, तो ये सारे अलील हैं, ठीक है। तो अलग अलग अलील उसको कंट्रोल कर रही होगी। अब मल्टीपल अलील का एक एग्जांपल है ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसमें ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है ये हमारे पास मौजूद है। अब इसमें 3 अलील होते हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, IA, IB एंड स्मॉल आई, ठीक है। तो ये 3 अलील हैं जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अगर किसी के पास IA वाली दोनों अलील मौजूद हैं तो उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो A होगा, और ये जो है वो A एंटीजन को प्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबल है A एंटीजन, B एंटीजन या फिर कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करवाएंगे, जिसकी वजह से A, B एंड O ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब देखें A ब्लड ग्रुप जो है उसके अंदर एंटीजन A होता है, और B ब्लड ग्रुप उसके अंदर एंटीजन B होता है। O ब्लड ग्रुप के अंदर दोनों एंटीजन नहीं होते, माना कोई भी एंटीजन उसके अंदर नहीं होता। अब A ब्लड ग्रुप तब बनता है जब यहाँ पर IA वाली ये अलील मौजूद हो, ठीक है। और B ब्लड ग्रुप तब बनता है जब IB वाली अलील मौजूद हो, और O ब्लड ग्रुप तब बनता है जब स्मॉल आई वाली जो अलील है ये मौजूद हो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। 3 अलील हैं जो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, जिसकी वजह से अलग अलग ब्लड ग्रुप के टाइप बन रहे हैं। तो इस चीज़ को हम मल्टीपल अलील्स कहते हैं। अब एंटीजन क्या है? एंटीजन जो है वो एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो RBC जो रेड ब्लड सेल्स हैं हमारे, उनके सरफेस पर ये एंटीजन मौजूद होते हैं। और इन एंटीजन का काम ये होता है कि ये बस रिकॉग्नाइजेशन के लिए काम आते हैं और डिफरेंट टाइप के मतलब कि सेल और सेल के बीच में कम्युनिकेशन के अंदर काम आते हैं। अब अलील ये जो 2 अलील हैं IA एंड IB, ये दोनों एक दूसरे पर को डोमिनेंट हैं। इनके अंदर को डोमिनेंस यहाँ पर शो हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर IA एंड IB ये दोनों अलील किसी इंडिविजुअल के अंदर मौजूद हैं तो उसका ब्लड ग्रुप जो है वो AB आ जाएगा, ठीक है। तो उसका ब्लड ग्रुप AB आएगा। और AB क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर ये भी अपनी अलील प्रोड्यूस करेगी, अपना एंटीजन प्रोड्यूस करेगी, और ये भी अपना एंटीजन प्रोड्यूस करेगी। मतलब कि यहाँ पर 2 एंटीजन प्रोड्यूस होंगे, A वाला भी एंटीजन प्रोड्यूस हो जाएगा और B वाला भी एंटीजन प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका ब्लड ग्रुप जो है वो AB हो जाएगा, ठीक है। अब AB ब्लड ग्रुप ये एक्चुअली एग्जांपल है को डोमिनेंस का, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डोमिनेंट हो रहे हैं।
अब इस टेबल को जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस और जीनोटाइप्स किस तरह से बन रहे हैं। इससे पहले हम ब्लड ग्रुप सिस्टम्स पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन आर बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, जिसको एंटीजन कहते हैं। तो ये ब्लड ग्रुप किस वजह से बन रहे हैं, ये ब्लड ग्रुप हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ के आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल, उसके सरफेस पर कौन सा एंटीजन मौजूद है। अगर वो एंटीजन ए वाला एंटीजन है तो हम ब्लड ग्रुप को कहेंगे कि ए ब्लड ग्रुप है। अगर बी वाला एंटीजन है तो हम उसको बी ब्लड ग्रुप कहेंगे। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के एंटीजन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए बी टाइप के एंटीजन है। और दूसरे टाइप के भी एंटीजन है जो आपके बुक के अंदर बड़ा सा टेबल बना हुआ है, उसमें डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप सिस्टम्स मौजूद हैं। यहाँ पर ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसमें हम ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप एंड ओ ब्लड ग्रुप जिसको हम देखते हैं, तो ये एक सिस्टम है हमारे पास। दूसरा सिस्टम आर एच वाला है, जिसके अंदर आर एच एंटीजन को हम देख रहे होते हैं। तीसरा सिस्टम यहाँ पर एम एन ब्लड ग्रुप आ रहा है, जिसमें हम एम एन एंटीजन को देख रहे होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप आपके पास मौजूद हैं। अब उन सभी को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर दो वाइडली यूज्ड जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो आपके पास ए बी ओ ब्लड ग्रुप एंड आर एच सिस्टम है, ठीक है। तो ये दो सिस्टम है ब्लड ग्रुप के जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और इसके मल्टीपल अलील्स कौन से हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कंट्रोल होता है 3 अलील से जो हमने अभी पढ़े, और ये 3 अलील ये डिफरेंट तरह से, अगर ये वाली अलील मौजूद होगी आई ए वाली अलील, तो ये ए एंटीजन को प्रोड्यूस करेगी, तो उसका उस इंसान का ब्लड ग्रुप ए होगा, और उस इंसान के पास जो एंटीबॉडी है वो बी होगी। अब एंटीबॉडी क्या चीज़ है, एंटीबॉडी एक ऐसा मतलब प्रोटीन होती है जो इस एंटीजन पर आकर अटैक करती है और इस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करती है। तो अब एक इंसान के पास अगर ए एंटीजन है और उसके पास अगर ए एंटीबॉडी होगा, सेम एंटीबॉडी होगा, तो वो इसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन अगर एक इंसान के पास ए ब्लड ग्रुप है और उसके पास बी एंटीबॉडी है, तो ए और बी एंटीबॉडी का रिएक्शन नहीं होगा, ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी का रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए एक इंसान के ये नेचुरली मौजूद होती है हमारी बॉडी के अंदर। अगर एक इंसान के पास ए एंटीजन है तो उसके पास जो एंटीबॉडी होगी वो बी एंटीबॉडी होगी, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अब यहाँ पर आई बी जो है ये अलील ये प्रोड्यूस करेगी बी एंटीजन, और इसकी वजह से इंसान का ब्लड ग्रुप बी होगा, और उसके पास एंटीबॉडी जो है वो ए होगी। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक है। उसके बाद ए एंटीबॉडी मौजूद होगी उस इंसान के पास। जिसके पास बी एंटीजन है या फिर बी ब्लड ग्रुप है तो उसके पास ए एंटीबॉडी मौजूद होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी हैं जो आपने याद रखनी है। आई वाला जो है उसके पास कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होगा, और उसकी वजह से उसका ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, और उसके पास दोनों टाइप की एंटीबॉडी होंगी। अब दोनों टाइप की क्यों होंगी, क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं है। अगर एंटीजन नहीं होगा तो उस टाइप की एंटीबॉडी मौजूद होगी। इसके पास ए एंटीजन भी नहीं है तो ए एंटीबॉडी भी होगी, और बी एंटीजन नहीं है तो उसके पास बी एंटीबॉडी भी होगी। मतलब कि दोनों टाइप की एंटीबॉडी ओ वाले के पास मौजूद होती है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब है एक इंसान जब दूसरे इंसान को ब्लड देता है तो वहाँ पर हम कंपेटिबिलिटी चेक करते हैं कि कौन सा इंसान किस इंसान को ब्लड दे सकता है। अगर एक इंसान का ब्लड ग्रुप है ए, तो वो जो है वो ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान को ब्लड दे सकता है, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकती है। और यहाँ पर अगर एक इंसान का ब्लड ग्रुप बी है तो वो जो है वो बी ब्लड ग्रुप वाले इंसान को ब्लड दे सकता है। तो सेम टाइप की अगर ब्लड है तो हम जो है वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं उसको, और इस तरह से यहाँ पर कंपेटिबिलिटी हो जाएगी। अगर कंपेटिबिलिटी नहीं है और हम ए ब्लड ग्रुप वाले इंसान का ब्लड जो है वो हम बी वाले के अंदर अगर इंटर कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है वो हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं, और एंटीबॉडी और एंटीजन का यहाँ पर रिएक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से सेल्स जो है वो क्लम्प करने लगते हैं, सेल्स आपस में जुड़ने लगते हैं और बड़ा सा क्लॉट सेल का बन जाता है। इसको हम सेल की क्लम्पिंग कहते हैं और इसको एग्लूटिनेशन कहते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर कंपेटिबिलिटी लाजमी चेक की जाती है। अब आप इस टेबल पे आ जाएं और इस टेबल को हम जो है वो एक बार से देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर देखें कि ब्लड ग्रुप ए वाला एक इंसान है। अब इसका जो जीनोटाइप है वो यहाँ पर ये हो सकता है कि उसके पास दोनों अलील जो है वो ए वाली हो, आई ए और आई ए हो, या फिर उसके पास आई ए एंड दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है, स्मॉल आई हो सकता है। अब यहाँ पर ये एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये आई ए और आई बी जो हैं ये दोनों डोमिनेंट हैं इस आई पर, स्मॉल आई पर, और स्मॉल आई जो है ये रिसेसिव है। अगर किसी के अंदर यहाँ पर जो है वो स्मॉल कैपिटल आई वाला ए वाला और साथ में स्मॉल आई वाला ये मौजूद है,
इस तरह की कंडीशन है तो उसके अंदर ये स्मॉल आई वाला ये रिसेसिव हो जाएगा और यहाँ पर ब्लड ग्रुप जो है वो ए प्रोड्यूस होगा, एंटीजन ए प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, अगर बी किसी का ब्लड ग्रुप है तो उसका जीनोटाइप ये हो सकता है कि दोनों बी वाले अलील हो, या फिर हो सकता है कि एक बी वाला हो और एक ओ वाला अलील हो। क्योंकि ओ वाला रिसेसिव है तो इसके साथ आ सकता है और ब्लड ग्रुप वही होगा जो डोमिनेंट है। कौन सा डोमिनेंट है यहाँ पर? बी वाला। तो ये बी वाला यहाँ पर प्रोड्यूस होगा क्योंकि ए और बी ये दोनों डोमिनेंट हैं इस पर। ठीक है, इस अकेले पर दोनों ये डोमिनेंट हैं। उसके बाद ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसके अंदर ये वाला और ये वाला दोनों एंटीजन मौजूद हैं। ए वाली और बी वाले दोनों यहाँ पर अलील मौजूद हैं, तो ये दोनों अलील एक दूसरे पर को डोमिनेंट हैं। आपको पता है ए बी जो है ये इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पर को डोमिनेंट है और दोनों अलील प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और ये होमोजाइगस हेट्रोजाइगस आपने देख लेना है क्योंकि सेम अलील हैं तो होमोजाइगस, डिफरेंट अलील हैं तो हेट्रोजाइगस। और ए बी जो है ये हमेशा हेट्रोजाइगस होगा क्योंकि इसके अंदर दो डिफरेंट अलील हैं। और यहाँ पर जो ओ ब्लड ग्रुप है ये हमेशा होमोजाइगस होगा क्योंकि ये रिसेसिव है, तो रिसेसिव हमेशा होमोजाइगस के कंडीशन के अंदर ही होता है। अब यहाँ पर एंटीजन के अंदर यहाँ पर जिसके पास ए एंटीजन है तो उसके पास बी एंटीबॉडी होगी, जिसके पास बी एंटीजन है उसके पास ए एंटीबॉडी होगी, जिसके पास दोनों एंटीबॉडी हैं जिसके पास दोनों एंटीजन है उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। ठीक है, और जिसके पास कोई एंटीजन नहीं है उसके पास दोनों एंटीबॉडी होंगी। तो ओ ब्लड ग्रुप के पास दोनों एंटीबॉडी होंगी और ए बी ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप जो है ये एग्लूटिनेट हो जाएगा बाय बी ब्लड ग्रुप क्योंकि ए और बी इन दोनों के आपस में नहीं बनती। अब देखें बी ब्लड ग्रुप के पास क्या मौजूद होगा? ए वाली एंटीबॉडी होगी। तो अगर हम ए का जो ब्लड ग्रुप है वो बी के अंदर इंटर कर रहे हैं तो वहाँ पर तो ए एंटीबॉडी पहले से मौजूद है तो वो ए एंटीजन के साथ रिएक्शन कर देगी और इसकी वजह से एग्लूटिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर प्रॉब्लम होगी, ए और बी ये आपस में नहीं बनेंगे। ठीक है, उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन एग्लूटिनेट व्हेन इनकम्पेटिबल ब्लड टाइप्स आर मिक्स्ड। जब हम इनकम्पेटिबल ब्लड टाइप्स को मिक्स करते हैं तो वहाँ पर जो है वो एग्लूटिनेशन हो जाती है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पर देखनी है। अब एक पर्सन है जिसके पास क्या है? जिसके पास ए ब्लड ग्रुप है। ठीक है, उसका ब्लड टाइप ए है तो उसके पास बी एंटीबॉडी होगी। तो ये ब्लड रिसीव नहीं कर सकता बी वाले से क्योंकि उसके पास बी एंटीजन मौजूद है। तो अगर यहाँ से ये बी वाले के साथ रिसीव करेगा तो बी एंटीबॉडी पहले से मौजूद है यहाँ पर, तो ये जो है वो बी एंटीजन और बी एंटीबॉडी का यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से ये यहाँ पर इनकम्पेटिबिलिटी होगी। अब सिमिलरली एक पर्सन है जिसके पास ब्लड टाइप बी है और उसके पास एंटीबॉडी तो ए होगी, तो वो ए वाले से ब्लड रिसीव नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास ए एंटीबॉडी पहले से मौजूद है और ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर भी इनकम्पेटिबिलिटी हो जाएगी। अब ओ ब्लड ग्रुप के पास दोनों एंटीबॉडी हैं, बोथ एंटीबॉडी हैं, तो ये किसी से भी ब्लड रिसीव नहीं कर सकता। अगर ए वाले से रिसीव करेगा तो इसके पास ए एंटीबॉडी भी है तो ए और ए का रिएक्शन हो जाएगा, ए एंटीजन और ए एंटीबॉडी का रिएक्शन हो जाएगा। अगर बी वाले से ब्लड रिसीव करेगा तो फिर से यहाँ पर बी एंटीबॉडी भी मौजूद है क्योंकि इसके पास दोनों एंटीबॉडी है तो ये किसी से भी ब्लड रिसीव नहीं कर सकता। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर ए बी वाला है, ये दोनों से रिसीव कर सकता है। ए बी जो है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है क्योंकि इसके पास जो है वो सारे एंटीजन हैं और कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। जिसके पास कोई एंटीबॉडी ही नहीं है तो उसके पास अगर कोई भी एंटीजन आएगा तो रिएक्शन नहीं होगा एंटीबॉडी और एंटीजन का क्योंकि उसके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। याद रहे ट्रांसफ्यूजन के अंदर जो जहाँ से हम ब्लड रिसीव कर रहे हैं उसके सिर्फ एंटीजन आते हैं, एंटीबॉडीज़ को हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि दीज इनकम्पेटिबिलिटी ट्रांसफ्यूजन कैन लीड टू सीरियस इम्यून रिएक्शंस। यहाँ पर ये इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से सीरियस इम्यून रिएक्शन हो जाते हैं, एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन हो जाता है जिसकी वजह से ये रेड ब्लड सेल्स जो है वो क्लम्प टुगेदर कर जाते हैं और क्लम्पिंग की वजह से यहाँ पर जो है वो एनीमिया हो सकती है और बाकी के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसके बाद है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। RH ब्लड ग्रुप के सिस्टम के अंदर हम जो है वो देखते हैं कि ब्लड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इस चीज़ को हम RH एंटीजन के थ्रू देखते हैं। अगर किसी के पास RH एंटीजन मौजूद है तो हम उसको कहते हैं कि इसका ब्लड पॉजिटिव है। किसी के पास RH एंटीजन नहीं है तो उसको हम कहते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। और इसको हम कलेक्टिवली यूज़ करते हैं ABO ब्लड ग्रुप के साथ। मतलब कि A पॉजिटिव और A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये RH एंटीजन को शो कर रहा है कि पॉजिटिव के अंदर RH एंटीजन मौजूद है, नेगेटिव के अंदर RH एंटीजन नहीं है।
अब इसको जीन लोकस जो है वो डी जीन लोकस इसको कंट्रोल कर रहा है और इसके 2 अलील हैं। अगर स्मॉल डी होगा तो RH एंटीजन प्रोड्यूस होगा और कैपिटल डी के अंदर RH एंटीजन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर 2 कैपिटल डी हैं तो यहाँ पर ये ब्लड पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पर कैपिटल डी और स्मॉल डी हैं तो फिर से पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये कैपिटल डी डोमिनेंट है। और अगर यहाँ पर स्मॉल डी है तो ये नेगेटिव होगा। तो ठीक है, तो नेगेटिव के लिए हमारे पास दोनों स्मॉल डी होने चाहिए। तो ये जीनोटाइप्स हैं जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड्स बनते हैं। अब ए नेगेटिव जो है इसका जीनोटाइप स्मॉल डी जीनोटाइप है, और बी का जो है यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव का जो है ये दोनों जीनोटाइप्स हो सकते हैं, कैपिटल डी स्मॉल डी और दोनों कैपिटल डी। ठीक है, तो ये 2 इसके हो सकते हैं पॉजिटिव के जीनोटाइप, जबकि नेगेटिव का दोनों स्मॉल डी होना चाहिए। अब ए नेगेटिव जो है इसका ब्लड हम ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं ए पॉजिटिव के थ्रू। अब देखिए इस यहाँ पर एक चीज़ है, जिस तरह से यहाँ पर ए एंटीजन के लिए ए एंटीबॉडी होती है, बी एंटीजन के लिए बी एंटीबॉडी होती है, इसी तरह से RH एंटीजन के लिए RH एंटीबॉडी है। अब ए बी जो है वो यहाँ पर नेचुरली मौजूद थे बॉडी के अंदर, लेकिन RH एंटीबॉडी ये बॉडी के अंदर नेचुरली मौजूद नहीं होती। अगर किसी का ब्लड पॉजिटिव है तो वहाँ पर एंटीजन होगा, लेकिन RH एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर किसी का नेगेटिव है तो इसका मतलब ये नहीं है कि RH नेगेटिव है तो RH एंटीबॉडी मौजूद होगी। यहाँ पर RH एंटीजन भी नहीं है और RH एंटीबॉडी भी नहीं होगी, क्योंकि RH एंटीबॉडी नेचुरली मौजूद नहीं होती। RH एंटीबॉडी तब बनती है जब उसको एक्सपोज किया जाए RH एंटीजन से। अगर उसको एक्सपोज किया जाए तो वहाँ पर RH एंटीबॉडी बनने लगती है, मतलब उसको स्टिमुलेट करना पड़ता है उसका RH एंटीजन दिखाकर। मतलब अगर एक इंसान के अंदर अगर हम एंटीजन उसको इंटर कर दें, एक इंसान के अंदर दाखिल कर दें, तो वहाँ पर जो है वो RH एंटीबॉडी बनने लगती है, मतलब उसको हमें स्टिमुलेट करना पड़ता है। तो अब अब देखें यहाँ पर भी ट्रांसफ्यूजन वही प्रिंसिपल होगा कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकता है, और नेगेटिव ब्लड जो है वो हम एक पॉजिटिव वाले ब्लड को दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एंटीजन नहीं है, नेगेटिव वाले के पास कोई एंटीजन नहीं है, तो इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं पॉजिटिव वाले के साथ। लेकिन अगर हम एक पॉजिटिव ब्लड को ट्रांसफ़र कर दें एक नेगेटिव वाले के अंदर, तो नेगेटिव वाले के अंदर यहाँ पर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो सकती है अपॉन स्टिमुलेशन। तो अगर इसके पास RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो गई तो यहाँ पर जो है वो क्लम्पिंग हो सकती है सेल्स की, और यहाँ पर वही रिएक्शन एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन हो सकता है। RH एंटीबॉडी और RH एंटीजन का रिएक्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें। अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस यही एक कंडीशन है जो मदर और एक मदर, प्रेग्नेंट मदर और उसके अंदर उसके पेट के अंदर जो बेबी है उसके बीच में यहाँ पर एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, अब ये कंडीशन कब होती है? ये कंडीशन तब होती है जब एक मदर नेगेटिव है, तो नेगेटिव है इसका मतलब है RH एंटीबॉडी इसके अंदर हो सकती है। ठीक है, स्टिमुलेट जब इसको किया जाएगा तो इसके अंदर RH एंटीबॉडी होगी। अब इसके पास RH एंटीजन है, तो जहाँ पर एंटीजन होता है वहाँ पर एंटीबॉडी नहीं होती। ठीक है, तो अब इस इंसान के अंदर, बेबी के अंदर जो एंटीबॉडी है वो नहीं होगी और मदर के अंदर एंटीबॉडी मौजूद होगी। तो यहाँ पर जब इन दोनों का ब्लड मिक्स होगा तो एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन हो जाएगा, जिसमें जो मदर की एंटीबॉडीज़ हैं वो बेबी के RBC पर अटैक कर देंगी, बेबी के रेड ब्लड सेल पर अटैक कर देंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर RH इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से एनीमिया हो सकती है और बाकी की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और इसकी वजह से एबॉर्शन भी हो सकता है, मतलब कि मिसकैरेज हो सकता है, इसको हम मिसकैरेज कहेंगे। तो RH की इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से जो है वो मदर और बेबी के दरमियान ये प्रॉब्लम होती है, इसकी वजह से एनीमिया होती है और बाकी की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज के इस लेक्चर को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं, और आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो वो नेक्स्ट लेक्चर हमारा इनहेरिटेंस का होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।